बिना न्यूमेरिकल लगाए फिजिक्स में आप मतलब कि एग्ज़ाम निकाल लोगे। इस बार का पेपर अगर कोई शक होगा तो इस बार का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। और जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तब तक आपका कोई भी कल्याण नहीं होने वाला है। आ जाइए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे बोर्ड में। हाई स्कूल में आप पेपर देते तो कैसा ऑप्शन होता था, आपको न्यूमेरिकल लगाइए या फिर कोई क्वेश्चन दे दिया जाता था, लेकिन आपको ऐसा यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल लगाना होगा। न्यूमेरिकल कब लगा पाएंगे, अभी इन बेसिक न्यूमेरिकलों को शुरू से प्रयास करेंगे तभी लगा पाएंगे, ठीक है ना। अभी तो ये नॉर्मल न्यूमेरिकल है, यहाँ से आप गणना सीखेंगे कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल की गणना हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे आगे वाले चैप्टर से बहुत क्रिटिकल प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्रिटिकल प्रश्न भी करने हैं, तो ये छोटी चीज़ें पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे कतई नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है ताकि आगे के प्रश्नों को हम आसान बना सकें, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल केवल एक चैप्टर से पढ़ा है, फार्मूला रट लिए उस पर लगा लोगे, ऐसा फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता नहीं है। पहली बताइए तो कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे। तो यहाँ पर Q की वैल्यू दे दिया है कितनी, 3.2, ठीक है ना। Q की वैल्यू दे दिया है 3.2 कूलाम। N की वैल्यू हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और E का मान आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है ना। तो सीधी सी बात है, Q बराबर क्या रखेंगे, Ne। Q बराबर Ne किससे, आवेश के क्वांटाइजेशन नेचर के आधार पर, ठीक है ना। आवेश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर रखेंगे Q बराबर Ne। तो Q का वैल्यू 3.2 हो जाएगा, बराबर N की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे 16 दूना 32, 2 बार में कट जाएंगे। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 2/10⁻19 बराबर N हो जाएगा, यानी N बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 3.2 कूलाम का आवेश आएगा। आ रही बात समझ में, इतने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 3.2 कूलाम का आवेश आएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अल्फा कण पर क्वेश्चन है आपका, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा बताइए। एक अल्फा कण जो होता है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक अल्फा कण में क्या होगा, 1 अल्फा कण बराबर होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। एक अल्फा कण जो होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के बराबर होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज तो होगा नहीं, इस पर तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करते, इस पर कोई आवेश नहीं होगा, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। यानी अल्फा कण जो होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, और 2 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा तो अल्फा कण पर आवेश, एक अल्फा कण पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, आवेश क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1 प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19, ठीक है। और दोनों का गुणा हो जाएगा तो 3.2 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा, बस नोट कर लीजिए। एक चालक पर 1 कूलाम का आवेश है, इतने कूलाम का आवेश है, ठीक है। एक चालक पर इतने कूलाम का आवेश है। पूछा जा रहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर चालक पर इतने कूलाम का आवेश है तो Q बराबर 1 कूलाम हो गया, Q बराबर 1 कूलाम हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। सीधी सी बात है, N की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। और कैसे बताएंगे अधिकता या कमी होगी, चूंकि इस पर धन आवेश है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन निकल के गए होंगे तब प्रोटॉन का आवेश होगा, तभी तो धनात्मक होगा, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे, N का मान निकाल लेंगे, आप लिख देंगे इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी।
कमी होने के कारण ही धन आवेश आया है। अगर यही ऋण आवेश होता, यहीं पर माइनस आवेश होता, तो आप क्या कहते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जिसके कारण इस पर ऋण आवेश है। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? कौन से फार्मूले का उपयोग करेंगे? Q बराबर NE, ठीक है ना, इसका उपयोग करेंगे, आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक बात ध्यान से समझिए, ये छोटी चीज़ें पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे कतई नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है ताकि आगे के प्रश्नों को हम आसान बना सकें, ठीक है। ये है आवेश, ये है आवेश, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है? सुन के ना, सुन के ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये E क्या है जी? एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जब भी आपको निकालना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ये यहाँ पर मान क्या रखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? बात नहीं होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और एक प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? 1 दशमलव प्लस का होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों का मान बराबर होता है। इसको बात नहीं, कैसे बतिया रही हो जी तुम लोग? इस पर माइनस का ई होगा, इस पर केवल ई होता है, इसको ई कहते हैं केवल, ठीक है ना। तो इस पर ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है इनको, तो ध्यान में रखिएगा। इसके जगह पर, इस माइनस ई के जगह पर इसको भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Q का मान दिया है 1 रख लोगी ना। और N के जगह पर क्या रखोगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो इसके जगह पे कोई मान रखना नहीं है। E की वैल्यू आपको ज्ञात है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19, तो इस पर रख के मान निकाल नहीं लेंगे, ठीक है। माइनस प्लस रखने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि इस पर क्या आ रहा है? धन आवेश आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? प्रोटॉन का आवेश होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? 4.8 × 10⁻19 कूलम का धनावेश प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे? तो इतने कूलम का आवेश प्राप्त करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे? यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे क्या की जा रही है? पूछी जा रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या की जा रही है? पूछी जा रही है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। Q का मान कितना दिया हुआ है? 4.8 × 10⁻19। तो Q बराबर NE अप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो Q बराबर आप NE अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। 7N14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर पूछा जा रहा है, नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। ध्यान से समझिए। तो ये प्रश्न है आपके पास 7N14 के नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कूलम में आवेश की गणना कीजिए? तो कूलम में आवेश की गणना करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है, उस नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन का उस पर आवेश होगा। लेकिन हमें प्रोटॉन का आवेश नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? उस आवेश का मान हमको किस में चाहिए? कूलम में चाहिए। किस में चाहिए? कूलम में। तो अगर ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की बात करें तो मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? इसके परमाणु का मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। बोलिए, क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और इसमें होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है, तो जितना इस नाइट्रोजन के जितना नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतना ही इस पर क्या होगा? धन आवेश होगा। मतलब उतना ही इस पर क्या होगा? कुल आवेश होगा। तो पहली बात, इस पर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? आपको पता है कि परमाणु क्रमांक बराबर जो होता है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। किसी परमाणु में, किसी भी पदार्थ के परमाणु में
उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना इसमें प्रोटॉन होंगे। तो ये अगर कोई टर्म इस प्रकार से लिखा गया है तो ये जो होता है परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक को। और ये किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये परमाणु भार हो गया आपका, और ये क्या हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो परमाणु क्रमांक हो गया, तो 7 परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक 7 है, तो बताइए कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या बराबर 7 हो जाएगा। बताइए प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो प्रोटॉन है तो 7 प्रोटॉन हो गए थे। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूँ नाभिक पर आवेश की मात्रा, नाभिक पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, तो नाभिक पर आवेश की मात्रा Q बराबर लिखेंगे तो Q बराबर क्या होता है? N होता है। बोलिए, होता है ना जी? ध्यान से मेरी बात एक बार ध्यान से पुनः समझिए। ये लिखा हुआ है नाइट्रोजन क्या 714, ठीक है, मतलब ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये इसका परमाणु भार होता है, ठीक है। पूछा जा रहा है नाभिक पर आवेश कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मतलब नाभिक पर जो आवेश है उसकी मात्रा को किस में बताना है? कूलाम में बताना है। तो नाभिक में क्या होता है कि हमने बताया कि नाइट्रोजन के नाभिक में क्या होंगे? नाइट्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 7 प्रोटॉन होंगे। नाइट्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 7 प्रोटॉन होंगे। तो इन 7 प्रोटॉनों के कारण ही तो इस पर आवेश होगा। तो नाभिक पर कितना आवेश होगा? तो 7 प्रोटॉन का आवेश होगा, तो उसको निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये बराबर होती है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के। तो अगर इसका 7 परमाणु क्रमांक 7 है तो 7 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 ही प्रोटॉन होंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। यानी ये प्रोटॉनों की संख्या का कहने का अर्थ क्या है कि n की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 7 है कि नहीं? तो अब यहाँ से निकालेंगे कि Q बराबर क्या हो जाएगा? तो Q बराबर 7 हो जाएगा। Q बराबर हो जाएगा, n का मान क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻19। अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश है। किसका आवेश है? प्रोटॉन का आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा, बाहरी कक्षाओं में पूछता, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो माइनस में आंसर आते, यानी ऋण आवेश होता है, ठीक है ना? तो कक्षाओं में क्या होते हैं? ऋण आवेश होते हैं। लेकिन यहाँ पर नाभिक पे पूछ रहा है तो नाभिक पर धन आवेश होगा, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो गुणा कर देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? गुणा करिए इनका, 7 × 6 = 42, 2 हो जाएगा, 4 कैरी, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 11, तो 11.2 हो जाएगा, गुणे 10⁻19 कूलाम। इतने कूलाम का इस पर क्या होगा? इतने कूलाम का धन आवेश होगा। क्या होगा? इतने कूलाम का धन आवेश। इतने कूलाम का धन आवेश इस पर होगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? ऐसे प्रश्न जो है कई बार पूछे गए आपसे बोर्ड में, ये प्रश्न जो है कई बार पूछे गए इस टाइप के। बस नंबर बदल दिए जाएंगे आपको जहाँ पर नाइट्रोजन है वहाँ पर सोडियम अन्य परमाणु रख दिए जाएंगे, हाइड्रोजन रख दिया जाता है, लेकिन बार बार इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सत्र में ये प्रश्न पूछे गए, तो इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? देखिए, शुद्ध जल का पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो, ठीक है, तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? उसके निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? ये प्रश्न है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसके निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? ध्यान से समझिए। आपको पता है, हम जानते हैं कि एक्साइलन नॉट, हम एक बात जानते हैं, यहाँ ध्यान से समझिए, हम जानते हैं एक्साइलन अपान एक्साइलन नॉट बराबर K होता है। के मतलब परावैद्युतांक है, ठीक है।
ये क्या है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, ये आपकी क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। और ये क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या फिर क्या है, वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, और ये क्या है, परावैद्युतांक। ठीक है, ये आपका परावैद्युतांक है ना जी। ध्यान से समझिए, इसको क्या कहेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, ई या ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाएगी। और ये क्या हो गया, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनको हम बोलेंगे, इन पूरे स्टेटमेंट को हम बोल रहे हैं, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। यहाँ पर अगर सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते, तो यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर W है, हमें चूंकि वाटर की बात करनी है तो W लगा दिए, तो सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते तो W हो जाता, और यहाँ पर कोई दूसरा माध्यम हो जाता। आ रही बात समझ में, कोई दूसरा माध्यम हो जाता तो एप्सिलॉन m लिखे है, मतलब यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम हो जाता। ठीक है ना, और तब जाकर के ये के या जिनके भी बराबर आते उनको रखते। आ रही बात समझ में। तो इतना नो करके हमने क्या किया कि हमसे पूछा जा रहा है कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछी जा रही है, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालनी है, यानी हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और k की वैल्यू दी गई है, k की वैल्यू परावैद्युतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 81 दी गई है। ठीक है, तो k बराबर दिया हुआ है 81। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एप्सिलॉन नॉट का हम मान जानते हैं, चूँकि खुद जानते हैं हम एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये इतना इसका मान होता है। तो यहाँ से बात करेंगे तो एप्सिलॉन W अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट के हो जाएगा, एप्सिलॉन W के हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10⁻12 बराबर 81 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन W बराबर क्या हो जाएगा, 81 गुणे 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, गुणा करिए इनका, 700 गुणा करने पर हो जाएगा 716.85 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं गुणे 10⁻12, 2 अंक इधर जाएगा तो 7.1 लिख सकते हैं, 1685 गुणे 10⁻10 हो जाएगा। बोलिए, 2 अंक घट जाएंगे ना, दशमलव इधर आ गया तो 2 दशमलव इधर आ गया, 2 अंक घट जाएंगे। तो नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब वो भी नहीं पड़ेगी। एप्सिलॉन W, तो एप्सिलॉन W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एप्सिलॉन W बराबर 7.1 अच्छा है, तो ये देखिए 4 से अधिक है तो 1 जोड़ सकता है ना, तो 4 से अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा गुणे 10⁻10, इतना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना।